Assalamu alaikum, Rupta Shaheen is here and I'm going to give you the short lectures of ENG 101. आज से मैं आपको ENG 101 के लेक्चर प्रोवाइड करने जा रही हूँ और हम स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 23 से एंड रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स विल बी इंक्लूडेड लेटर ऑन। तो ये लेसन है 23 दैट इज़ राइटिंग इफ़ेक्टिव सेंटेंसेस यूनिटी कोहेरेंस एंड एम्फसिस कि राइटिंग में इन चीज़ों को आपने इफ़ेक्टिव सेंटेंसेस लिखने के लिए इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना होता है। यूनिटी कोहेरेंस एंड एम्फसिस बेसिकली ये होते क्या हैं? व्हाट इज़ it that makes sentences effective? There are three elements which make for effectiveness in sentences: unity, coherence and emphasis. Unity क्या होता है? Unity means एवरी पार्ट ऑफ अ सेंटेंस मस्ट कंट्रीब्यूट टू वन मेन यूनिफाइंग थाट, यानी तमाम जो सेंटेंसेज हैं उनकी जो थाट है, जो मेन थीम है वो एक ही होना चाहिए। उसके बाद कोहेरेंस है, कोहेरेंस मीन मुताबिकत के जितने भी हम सेंटेंसेस लिखे हैं उनकी आपस में मुताबिकत होनी चाहिए, एक दूसरे से रिलेट करने चाहिए। और द थर्ड है बाय एम्फसिस। एम्फसिस क्या होता है कि जो इंपॉर्टेंट पार्ट है सेंटेंस के उनको अरेंज कैसे किया जाए कि अटेंशन जो है पढ़ने वाले की वो मोस्ट इंपॉर्टेंट से आगे लेस इंपॉर्टेंट की तरफ जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसकी तीन चीज़ें बयान की गई हैं इफेक्टिव सेंटेंसेस की, दैट इज़ यूनिटी, कोहेरेंस एंड एम्फसिस। फर्स्ट है यूनिटी। अ गुड सेंटेंस शुड हैव यूनिटी दैट इज़ मस्ट एक्सप्रेस वन मेन आइडिया। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि यूनिटी क्या होती है कि एक ही मेन आइडिया, मेन थीम को तमाम सेंटेंसेस रिलेट कर रहे हों। और यूनिटी इज़ वायोलेटेड इन 5 डिफरेंट वेज। 5 चीज़ें हैं जो यूनिटी को वायोलेट करती हैं, ख़राब करती हैं। वो कौन सी हैं? बाय कंबाइनिंग अनरिलेटेड आइडियाज़, यानी उस मेन थॉट से रिलेटेड जो जितनी भी आप सेंटेंसेस ऐड करें उससे रिलेट होने चाहिए, ये होती है यूनिटी। और अगर आप उससे अनरिलेटेड चीज़ें वहाँ पे आइडियाज़ ऐड कर रहे हैं, दैट इज़ द वायोलेशन ऑफ यूनिटी। और सेकंड है पुटिंग टू मैनी आइडिया डिटेल इन अ सिंगल सेंटेंस, यानी एक ही सेंटेंस के अंदर बहुत सारी डिटेल दे देना और उस सेंटेंस को लॉन्ग कर देना और अनरिलेटेड थिंग्स उसमें दे देना इज़ ऑल्सो वायोलेटिंग द यूनिटी ऑफ पैराग्राफ और सेंटेंस। द थर्ड वन इज़ फेलियर टू कंप्लीट एन आइडिया और ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन, यानी उसकी ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन में मिस्टेक्स होंगी। द नेक्स्ट वन इज़ सबऑर्डिनेशन और पैरेललिज्म। तो सबसे पहले है कंबाइनिंग अनरिलेटेड आइडियाज़। टू मेनी आइडिया डिटेल पुट इन अ सिंगल सेंटेंस डिस्ट्रैक्ट द रीडर फ्रॉम द मेन थॉट ऑफ द सेंटेंस, यानी एक ही लाइन के अंदर बहुत सारी चीज़ों को दे देना, जो पढ़ने वाला है वो उसकी जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो जाती है। आगे है फेलियर टू कंप्लीट एन आइडिया और ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन। सच सेंटेंसेस आर द रिजल्ट ऑफ केयरलेसनेस ऑन द पार्ट ऑफ राइटर हु थिंक्स दैट द रीडर विल नॉट ऑब्जेक्ट, यानी कि ऐसी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर देना कि अगर लिखने वाला उसको समझ रहा है कि पढ़ने वाले को की बात में ऐसे ही समझ आ जाएगी, यानी कि एक क्लियर क्लॉज ना हो, कंप्लीट क्लॉज ना दी जाए, ऐसे क्या कह सकते हैं कि हाफ पार्ट दे देना सेंटेंस का कि रीडर समझ आएगा। तो ये जो है ये ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन में मिस्टेक होती है, फेलियर होता है। तो पूरी बात को समझाना चाहिए, जैसे लिखा हुआ है दिस इज सच अ हैवी चेयर। अब ये क्यों हैवी चेयर है, आगे इसके बारे में ये मज़ीद 2 एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं, ये क्यों हैं। अब ये राइटर ने इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन अगर इसी के साथ एक और क्लॉज मिला दी जाए तो इसका सेंटेंस पूरा हो जाता है। जैसे अगली लाइन में इन्होंने लिखा है दिस इज़ सच अ हैवी चेयर दैट इट इज़ नॉट ईजी टू कैरी। यहाँ पे इसकी बात कंप्लीट हो रही है। तो इसी तरह बाज़ दफ़ा सिंगल सेंटेंस होता है वो मीनिंग पूरा नहीं देता, तो उसके साथ आगे क्लॉज मिलाने के बाद ही वो अपना मीनिंग कंप्लीट करते हैं। उसके बाद दिस न्यूज़ इज़ टू वंडरफुल टू बी बिलीव, ये एक और एग्जाम इसकी लिखी हुई है एग्जाम्पल। सम क्लॉजेज एक्सप्रेस कंप्लीट थॉट एंड अदर डू नॉट, यानी कि कुछ ऐसी होती हैं जो मेन क्लॉज होती है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, वो अपना मीनिंग पूरा देती है, और कुछ डिपेंडेंट और सब ऑर्डिनेट क्लॉजेज होती हैं जो अपना मीनिंग जब तक दूसरे के साथ ना मिलें कंप्लीट नहीं देती। तो इस तरह डिपेंडेंट क्लॉजेज जो होती हैं वो अपना मीनिंग पूरा नहीं देती, तो उनके लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज का होना ज़रूरी है। द नेक्स्ट इज इसी को ये व्हेन यू प्लेस द प्रिंसिपल और मेन थॉट इन अ सबऑर्डिनेट पोजीशन यूनिटी ऑफ द सेंटेंस इज डिस्ट्रॉयड, यानी आइडियाज़ जो होते हैं उनको किस तरह सबऑर्डिनेट किया जाए। जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं सेंटेंस के उनको पहले रखा जाए, मेन आइडिया को आप प्रिंसिपल क्लॉज में रखें और जो लेस इंपॉर्टेंट हैं उनको अगली जो क्लॉजेज हैं उनमें रख दें। अगर आप रख दें तो इस तरह से उसकी यूनिफिकेशन जो है वो कंप्लीट होती है या कंप्लीट रहती है। और अगर आप उसको मेन प्रिंसिपल जो उसकी क्लॉज है उसको आगे दे दें और अनइम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उनको स्टार्ट में दे दें, तो इस तरह से इसकी यूनिटी ख़राब होती है। ये आप इसको प्रॉपर मीनिंग नहीं दे सकते। कंसीडर दीज स्टेटमेंट्स, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स प्रैक्टिस दी हुई हैं दैट विल बी डन बाय योर सेल्फ।
और after these practices you will be able to answer the questions that will be in your question or in your paper. We have seen that less important and must be made subordinate to the main idea of a sentence. However, if two ideas are coordinate, they must be given equal rank in the sentence. यानी sentence के अंदर इनको equal rank देना चाहिए. This is called parallelism. कि जितनी जो हम आइडियाज़ दे रहे हैं फर्स्ट क्लास में हैं, मेन क्लॉज में हैं या डिपेंडेंट में और इंडिपेंडेंट क्लॉज में हैं, तो उनमें पैरेललिज्म होना चाहिए. उनमें आइडियाज़ जो हैं, जैसे अगर फर्स्ट क्लॉज में हम नाउन यूज़ कर रहे हैं और तो आगे भी उसके लिए जो रेफरेंसेस यूज़ कर रहे हैं वो उसके इक्वल होने चाहिए. जैसे वर्ब टू वर्ब होता है और नाउन टू नाउन, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, नाउन मस्ट बी पैरेलल टू नाउन्स, वर्ब टू वर्ब, सबऑर्डिनेट क्लॉजेज और सबऑर्डिनेट क्लॉजेज जेरेंड टू जेरेंड होता है. फॉलोइंग सेंटेंस एग्जांपल्स ऑफ फैकल्टी कंस्ट्रक्शन. उसके बाद यहाँ पे चंद एग्जांपल्स आपने लिखनी है. यू मस्ट बियर इन माइंड दैट फैकल्टी पैरेललिज्म इज वर्स देन नो पैरेललिज्म एट ऑल. यानी फैकल्टी पैरेललिज्म नहीं देना. आप पैरेललिज्म बिल्कुल अगर उसमें सेंटेंसेस में नहीं कर रहे हैं तब भी चल जाएगा, लेकिन आप फैकल्टी पैरेललिज्म दे रहे हैं तो यहाँ पे वो सेंटेंस की यूनिफिकेशन को ख़राब करता है. हाँ, उसके बाद उन्होंने थर्ड एग्जांपल भी दी हुई है कि ये किस तरह से होगा. द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन एरर्स इन पैरेललिज्म. यानी पैरेललिज्म में किस तरह से एरर्स आते हैं. जैसे फर्स्ट लिखा हुआ है स्विमिंग एंड गो टू फिशिंग आर माय फेवरेट स्पोर्ट्स. अब यहाँ पे स्विमिंग जेरेंड है एंड गो टू फिशिंग यहाँ पे इन्फिनिटिव लगा हुआ है टू गो, तो इसकी ज़रूरत नहीं है. आगे फिशिंग लिखा हुआ है, अगर हो स्विमिंग एंड फिशिंग आर माय फेवरेट स्पोर्ट्स तो दोनों ठीक है. यहाँ पे टू गो को एक्स्ट्रा दे के इन्होंने इस पैरेललिज्म को ख़राब कर दिया है. इस तरह कुछ एग्जांपल्स आगे भी लिखे हैं, दैट विल बी रेड बाय योरसेल्फ. उसके बाद आ जाता है जी, सो फार एज वी हैव लुक्ड एट हाउ द यूनिटी ऑफ सेंटेंस इज डिस्ट्रॉयड, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट एलिमेंट दैट इट कोहेरेंस विच हेल्प्स टू क्रिएट एन इफेक्टिव सेंटेंसेस. के कोहेरेंस क्या होता है, इसमें किन किन चीज़ों को मद्देनजर रखा जाता है. करेक्ट हैंडलिंग ऑफ मैटर ऑफ यूनिटी पैरेललिज्म सबऑर्डिनेशन कंट्रीब्यूट्स टू कोहेरेंस व्हेन वर्किंग फॉर कोहेरेंस. देयर आर 4 पिटफॉल्स. या इसमें 4 चीज़ें हैं कोहेरेंस में जिनको मद्देनजर रखा जाता है जो इसकी यूनिफिकेशन को ख़राब करती हैं. दीज आर वीक जनरल और एम्बिगुअस रेफरेंसेस और प्रोनाउंस, स्प्लिट constructions, use of mixed constructions and mixed figures of speech, and needless shifting from one point of view to the another. All these destroy coherence in a sentence. सबसे पहले है जी reference to pronouns. Ahmed saw Basit and Zahid yesterday and he said that he had the money. अब यहाँ पे ये सेंटेंस एम्बिगुअस है, जैसे कि लिखा हुआ है अहमद साहब बासित एंड जाहिद, यानी अहमद ने बासित और जाहिद दोनों को कल देखा और ही सेड उसने कहा कि ही हैड द मनी. अब यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया है कि दोनों में से मनी किसके पास थी, तो ये ऐसे एम्बिगुअस सेंटेंसेस लिखने से परहेज़ करना चाहिए. उसके बाद है जी स्प्लिट कंस्ट्रक्शन. यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं. रेफरेंस ऑफ प्रोनाउन दैट विल बी रेड बाय योरसेल्फ. फर्स्ट मैंने आपको पढ़ के बता दी है कि इसमें ये मिस्टेक कैसे उन्होंने की है. उसके बाद है स्प्लिट कंस्ट्रक्शन. द बैट्समैन स्टार्टेड टू विशियसली हिट द स्टंप. यहाँ पे ये जो वर्ड है इसको अगर हम ना भी लिखें या आगे ले जाएं तो उस तरह से ये सेंटेंस ठीक होगा. द बैट्समैन स्टार्टेड टू हिट द स्टंप्स विशियसली. तो इस तरह से यहाँ पे इसकी कंस्ट्रक्शन में थोड़ी सी मिस्टेक दी गई है. उसके बाद बैड कंस्ट्रक्शन. दिस बुक इज़ दिस इज़ द बुक टू विच आई वॉज रेफरिंग. अब यहाँ पे टू का वर्ड 2 बार यूज़ हुआ है, तो अगर एक बार यूज़ हो तो ये सेंटेंस करेक्ट है. उसके बाद मिक्सचर ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच. माई फॉर एग्जांपल माई कासल्स इन एयर कैम थम्बलिंग डाउन इन अ बॉटमलेस हीप. यहाँ पे इडियम्स एक ही लाइन में 3-4 इडियम दे दिए हैं, तो ये मिक्सचर ऑफ फिगर ऑफ स्पीच जो है ये भी इसकी यूनिफिकेशन को, कोहेरेंस को जो है वो गड़बड़ कर देता है, ख़राब कर देता है. उसके बाद है एमलेस शिफ्टिंग फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ व्यू टू अनदर विल डिस्ट्रॉय कोहेरेंस इन अ सेंटेंस. दिस कैन बी ड्यू टू अ नीडलेस शिफ्ट फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव. यानी अगर सेंटेंस हम लिख रहे हैं तो एकदम से शिफ्ट कर जाएं. फॉर एग्जांपल एक्टिव में सेंटेंसेस हम लिख रहे हैं तो फ़ौरन से पैसिव में चले जाएं. अगर सिंगुलर में उसको लिख रहे हैं तो एकदम से प्लूरल में उसको लिखना स्टार्ट कर दें, या अगर हम पास्ट में बात कर रहे हैं तो एकदम से उसको प्रेजेंट पे ले जाएं, तो ये चीज़ इसकी कोहेरेंस को ख़राब करती है. उसके बाद यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, दैट विल बी रेड बाय योरसेल्फ. उसके बाद प्रैक्टिस दी गई है. एम्फेसिस है इसका थर्ड पार्ट कि उसको कैसे करना है. इसमें पोजीशन है, ऑर्डर ऑफ क्लाइमेक्स है, रिपीटिशन है. जैसे द डॉग वॉज ओनली. अब यहाँ पे पहले जो लिखा हुआ है पोजीशन, यानी पोजीशन एम्फेसिस क्या होता है कि जो मेन
इंपॉर्टेंट थिंग्स होती हैं या मेन पार्ट होते हैं सेंटेंस के, उनको पहले रखा जाए और उसके बाद उसके जो लेस इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनको रखा जाए। तो इस तरह से उसकी तरतीब होती है कि जो रीडर होता है उसकी अटेंशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट से लेस इंपॉर्टेंट की तरफ जाए। उसके बाद ऑर्डर ऑफ क्लाइमैक्स है, क्लाइमैक्स को कहाँ पे रखना चाहिए, स्टार्ट में होगा या एंड पे होगा। ओबियसली वो एंड पे जाके क्लाइमैक्स जो है वो उसकी पीक पे जाती है स्टोरी, तो कहाँ पे उसका होना चाहिए। उसके बाद आगे है रिपीटिशन, द डॉग वाज हिट ओनली फ्रेंड, हीज ओनली कंपेनियन, हीज ओनली कोफिडियंट एंड ओनली हीज हायर। यहाँ पे ओनली का वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, तो एक ही बार अगर यूज़ हो और उसके बाद आगे इसको लिख दिया जाए तो ये उसकी एम्फेसिस में रिपीटिशन उसकी ठीक रहती है। अगर बार बार यूज़ करेंगे तो उससे उसकी रिपीटिशन, इसकी जो एम्फेसिस है वो वीक हो जाती है। यहाँ पे आगे इसकी इस एक्सरसाइज की भी प्रैक्टिस दी गई है, दैट विल बी डन बाय योर सेल्फ। यहाँ पे हमारा लेसन 23 कंप्लीट होता है और इसमें अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट या वट एवर, तो आपने उसको कैसे लिखना है कि स्टार्ट में जब आपको बताया गया है कि इसमें लेसन का जैसे नाम है कि किस तरह से लिखना है, उसकी 3 चीज़ें हैं। राइटिंग में 3 चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है। इफेक्टिव सेंटेंसेस के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, यूनिटी है, कोहिरेंस है और एम्फेसिस है। उसके बाद 1 बाय 1 को आपने एक्सप्लेन करना है, यूनिटी को लिखना है, उसकी थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन देनी है। उसके बाद यूनिटी में क्या चीज़ आ रही है उसको लिखना है। उसके जो डिस्ट्रॉइंग 5 एलिमेंट्स हैं उनको लिखना है। उसके बाद कोहिरेंस पे चले जाएँ, थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन उनकी भी दें। उसके बाद कोहिरेंस पे चले जाएँ, उसमें जो मेन पॉइंट्स हैं 4 पॉइंट्स दिए गए हैं उनको उनके नाम लिखने के बाद उनकी थोड़ी थोड़ी एग्जांपल्स दे दें, उसके वो डिफ़ाइन कर दें। उसके बाद एम्फेसिस पे आ जाएँ, एम्फेसिस के बारे में उसमें भी उसकी डेफिनेशन लिखें। उसमें जो 3-4 चीज़ें इसमें भी लिखी हुई हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें इसको ठीक रखेंगी सेंटेंस को, इफेक्टिव सेंटेंसेस हो गए, और क्या क्या इसमें पिट फॉल्स हैं, क्या फ्लॉज हैं, तो उनके बारे में आप लिखेंगे तो आपका आंसर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा लेसन नंबर 23 कंप्लीट होता है। होप सो यू वुड अंडरस्टैंड इट एंड इसको रिवाइज कीजिएगा। एग्जांपल्स की जो इसके एक्सरसाइजेस हैं, प्रैक्टिस है, वो कीजिएगा। उसके बाद ही आप आंसर करने के काबिल होंगे। सो आई होप यू वुड अंडरस्टैंड इट। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।